हेलो एनिमे ट्यूब की प्यारी फैमिली। दोस्तों, आज मैं स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरी आवाज में सुनना पसंद करेंगे या फिर एआई वॉइस में, जिसमें मैंने इसके पिछले कुछ एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया है? मुझे इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसके आगे के एपिसोड्स को मैं उसी वॉइस में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पिन डॉन ने चेन को बताया था कि उसके इमोर्टल ब्रिज को एक लेडी ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो आधे साल तक ही जीवित रहेगा, फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। इस पर चैन जान जाता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि काय ही थी, जिसने फर्स्ट एपिसोड में उसके इमोर्टल ब्रिज को तोड़ा था, और इस चीज का बदला लेने के लिए वो निकल जाता है। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में शहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चैन एक गली में घात लगाए हुए काय का वेट कर रहा था। तभी उसे आसमान में एक कौवा दिखाई देता है। चैन को उसे देखकर अपने पास्ट का एक दिन याद आता है, जिसमें वो कुकान और लियू तालाब के पास खड़े थे। लियू तालाब में छलांग लगाकर चैन से भी अंदर आने को कहता है, लेकिन चैन को तैरना नहीं आता था। इसके साथ ही उसे पानी से भी डर लगता था। लेकिन तभी चैन दौड़ते हुए तालाब में बहुत ही ऊंची छलांग लगाता है। उसकी इतनी ऊंची छलांग को देखकर गुकान और लियू काफी हैरान होते हैं। तभी कहानी फिर प्रेजेंट में आ जाती है। चैन वहां पर काई को ना देखकर आगे चला जाता है। अब हमें एक घर दिखाया जाता है, जहां पर जुन और सोंग जिक्सिंग आपस में बात कर रहे थे। सोंग जिक्सिंग जुन से कहता है, भाई जुन, क्योंकि आइटम की सही से पुष्टि की जा चुकी है और आपको ये पसंद भी आ गया है, तो क्यों ना इसकी कीमत के बारे में बात कर ली जाए। उसकी ये बात सुनकर जुन उस आइटम को टेबल पर रखते हुए कहता है, भाई सोंग, मैं जुन नान हुआ तुम्हें अपना विश्वास पात्र मानता हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुम मुझे अपना जीवन और मृत्यु सौंपना चाहते हो, तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज कौन सा कदम उठाते हैं, चाहे वो कदम कितना भी कठोर क्यों ना हो। उसकी ये बात सुनकर सोंग जिक्सिंग कुर्सी से उठता है और बॉल में रखी फिश को चारा देते हुए कहता है, जुन, मैं सीधा साधा इंसान हूँ, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, इसलिए अपनी दोस्ती को शुरू करने से पहले हमें अपने बीच में होने वाले बिजनेस के बारे में बात कर लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है तुम यहाँ पर अपने दिल में किसी छुपे हुए एजेंडा को लेकर यहाँ पर आए हो। इतना कहकर सोंग जिक्सिंग हंसने लगता है। इस पर जुन होशियार हो जाता है। तब सोंग जिक्सिंग कहता है, चलो सौदा करते हैं। अगर मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद आया तो मैं अपना सिर हिलाकर तुम्हें हाँ कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद नहीं आया तो मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हें इसे नहीं बेचूंगा। इतना कहकर सोंग जिक्सिंग वापस से कुर्सी पर बैठ जाता है। इस पर जुन कहता है, ठीक है, वैसे मैंने इससे पहले जो तुम्हें जेड पेंडेंट दिया था वो मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट था। जुन पैसों से भरा बैग को टेबल पर रखते हुए सोंग से कहता है, कॉपर कॉइन से भरे इस बैग को गोंगयांग कहते हैं। ये दुनिया के अनेक धन में से एक है। ये सोने से काफी ज्यादा कीमती है। ये एक तरह का गोल्ड एसेंस है। इस पर सोंग कुछ सोचने लगता है। तभी जुन कप में चाय को डालते हुए कहता है, सुई नए रहस्य मरून को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो सकता है। अब वे दोनों चाय पीने ही जा रहे थे कि तभी सोंग के दिमाग की बत्ती जलती है और वो गुस्से में चाय के कप को फेंकते हुए कहता है, भाड़ में जाओ, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम शहर में आते हो और अपने साथ कॉपर कॉइन्स के 3 बैग लाते हो। मैं भी अपने साथ कॉपर कॉइन्स के 3 बैग लेकर चलता हूँ। केवल सोने के सिक्के से भरे बैग से ही व्यापार किया जाता है और यही यहाँ का नियम है। तभी जुन टेबल को अपनी एक उंगली से टैप करने लगता है, जिसकी वजह से किसी तरह की पावर निकलती है, जो कि सोंग जिक्सिंग के इमोर्टल ब्रिज को डैमेज करने लगती है।
असल में जुन सॉन्ग से काफी कम पैसों में डील कर रहा था, जिसकी वजह से सॉन्ग उस पर गुस्सा कर रहा था। तभी सॉन्ग जिक्सिंग समझ जाता है कि जुन उस पर मैजिक द्वारा उसके इमोर्टल ब्रिज पर अटैक कर रहा है, इसलिए वो हंसते हुए जुन से कहता है, मैं तुमसे इम्प्रेस होता अगर तुम मुझे एक ही टैप में मार देते। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। खैर, मैं तुमसे एक डील करता हूँ, या तो तुम मुझे उचित पैसे देकर ये सामान ले लो, या फिर तुम्हें मेरे लिए किसी को मारना होगा, फिर मैं तुम्हें ये सामान उसके बदले दे दूंगा। इधर निंग याओ चेन के घर पर ध्यान लगा रही थी, तभी वहाँ पर जिंगवी आती है, जो कि निंग याओ को वहाँ देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि वो चेन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर निंग याओ उसे सब कुछ सच सच बता देती है। जिसके बाद जिंगवी वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं बगल में ही रहती हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे आकर मांग सकती हो। उधर जुन उस पॉट को लेकर जा रहा था जिसके लिए उसने सॉन्ग से सौदा कर लिया था। वो काई को देखकर उस पॉट को छुपा लेता है। काई उस बूढ़े आदमी द्वारा ब्लैक मैजिक किए जाने से काफी परेशान थी। वो जुन से कहती है, वो बूढ़ा आदमी झिमाओ काफी गड़बड़ है। तभी जुन शहर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये जगह लॉ से फॉरबिडन नहीं है? इस पर काई कहती है, मेरे शहर में सब कुछ हेवन के द्वारा सेप्रेस्ड है, लेकिन जो लोग यहाँ खंजर लेकर आते हैं, निचले हिस्से को दबाने की क्षमता उनके भी पास नहीं होती। जुन काई से कहता है, वो बूढ़ा जिमाओ इससे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा वो उसे गोली मार देंगे या फिर इस टाउन से भगा देंगे। तभी वे अजीब सा तूफान देखते हैं, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि जिमाओ ने पूरे टाउन में अपने ब्लैक मैजिक को कास्ट कर दिया है, जिसकी वजह से ये तूफान उमड़ा है। तभी जुन कुछ सोचते हुए काई से पूछता है, तुमने जो उस लड़के की इमोर्टल ब्रिज को तोड़ा था, मुझे डर है कहीं हम इस वजह से मुसीबत में ना पड़ जाएं। इस पर काई उसे समझाते हुए कहती है, मास्टर जुन आप चिंता मत करें, वो लड़का 9 साल की उम्र से इस शहर में रह रहा है और आज तक कभी भी इस टाउन से बाहर नहीं गया है। वो एक साधारण लड़का है। उसकी चिंता आखिर किसको है कि जिसके लिए हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब हम उस लड़के के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। उसके बारे में सोचकर ही मुझे घिन आती है। वे दोनों बात करते हुए आगे जा रहे थे। यहाँ पर पता चलता है कि जुन काई को पसंद करता है, इसलिए वो काई को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन काई उसे चिढ़ाते हुए आगे निकल जाती है। इस पर जुन को कुछ होने लगता है और इसका इमोर्टल ब्रिज जोर जोर से हिलने लगता है। इस पर जुन कहता है, इस लड़की ने तो मुझे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। मुझे लगा था शायद ये मुझे पसंद नहीं करती। खैर सब सही हो गया, वरना जो कोई भी मेरा दिल दुखाता है उसे मैं जान से मार डालता हूँ। इधर चैन भी चुपचाप घात लगाए हुए उन दोनों को देख रहा था। काई की ग्रेट कल्टीवेशन देखकर जुन उसे मारने ही जा रहा था कि तभी अचानक चैन आकर धारदार चीज से काई का गला काट देता है और यहाँ पर पता चलता है कि चैन ये सब ब्लैक मैजिक के वश में होने के कारण कर रहा था। इस वार की वजह से काई के गले से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। तभी जिमाओ के हाथ की रेखाएं चमकती हैं, जिसकी वजह से वो चौंक जाता है। इस पर गुकान की माँ उससे इसके बारे में पूछती हैं, जिस पर वो जवाब देता है, घबराने की बात नहीं है, मैंने बस चेन के ऊपर ब्लैक मैजिक द्वारा एक सीक्रेट टेक्निक को प्लांट किया है, जिसकी वजह से उसके अंदर लोगों को मारने की इच्छा जागृत होगी। इसके साथ ही मैंने अपने मैजिक से उसे काई का दुश्मन बना दिया था ताकि वो बड़ी मुसीबत में फंस जाए और काई उसे मार डाले, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। लगता है चैन ने ही काई को मार डाला। अब ये सुनकर गुकान की माँ काफी डर जाती है, जिस पर जिमाओ कहता है, डरो मत, मेरे पास बैकअप प्लान भी है। गुकान की माँ डरते हुए जिमाओ से कहती है, अब तो गुकान आपका स्टूडेंट बन गया है, तो क्यों ना अब आप चैन को जाने दें। इस पर जिमाओ गुकान की माँ पर काफी गुस्साता है और कहता है, पागल औरत, अब तुम्हारे अंदर दया का भाव जाग रहा है। तुम क्यों इतना झूठा दिखावा कर रही हो? मुझे पता है तुम अंदर से कैसी हो। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम्हारे मन में मुझे भी मारने का ख्याल आया था, और अब तुम सती सावित्री बन रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर। तभी बॉल की तरफ देखते हुए जिमाओ हंसते हुए कहता है लगता है ये शुरू हो गया। और तभी हम उसके अंदर गुकान को देखते हैं,
जो कि ब्लैक मैजिक से बने क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक क्रिएचर उसे जमीन पर पटक देता है और फिर वो जगह उसके शहर में तब्दील हो जाती है, जहाँ पर वो लोगों को अपनी माँ का अपमान करते हुए देखता है। वो उन लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हटा नहीं पाता और रोते हुए सबसे कहता है, मेरी माँ से दूर रहो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें तंग मत करो। तभी वो चैन को देखता है, जो कि वहाँ आकर उसकी माँ को बचाता है, लेकिन फिर वे लोग उसे भी मारने लगते हैं। ये सब देखकर गुकान और भी ज्यादा रोने लगता है। तभी उसका एक आंसू जमीन पर गिरता है। तभी वो पूरी जगह काली शक्तियों से घिर जाती है और वे लोग वहाँ से गायब होने लगते हैं। ये सब देखकर गुकान काफी हैरान होता है। तभी वो अपने सामने ब्लैक मैजिकल क्रिएचर को देखता है। वो उस पर ये कहते हुए हमला करता है कि चैन और मेरी माँ को वापस करो, लेकिन तभी वो क्रिएचर गायब हो जाता है। गुकान देखता है कि उसके हाथ में ड्रैगन फिश है। तभी वहाँ पर और भी क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो भागता है। वो क्रिएचर गुकान पर काफी अटैक करने की कोशिश करते हैं। इधर हम शहर में चैन, जुन और काई को देखते हैं। जुन काई की लाश को देखकर चैन से पूछता है, तुमने इसे क्यों मार डाला? तुम कितने निर्दयी हो, तुमने केवल एक ही वार से इसे मार डाला। तुम कैसे ऐसे ही किसी को मार सकते हो? तभी चैन जुन की तरफ वो धारदार हथियार तान कर खड़ा हो जाता है। जुन उससे आगे कहता है, क्या तुम्हें पता है किसी को मारने की सजा मौत है? इस पर चैन जुन से कहता है, मेरी नजर काफी तेज है। मैंने उस दिन देखा था कि तुम काय को कैसे देख रहे थे, जैसे कि तुम उसे मारना चाहते हो। मुझे लगता है तुम उसे काफी समय से मारना चाहते थे। इस पर जुन हंसते हुए चैन से कहता है, तुम काफी मजेदार हो। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट पैदा हो रही है। खैर, तुमने इतनी तेजी से वार किया कि मैं काय को बचा नहीं सका। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरे ड्रैगन सिटी का गोल्डन साइन बोर्ड तबाह हो जाएगा। मैंने अभी अभी देखा है कि तुमने दुश्मन को कैसे हराया है। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ एक आम इंसान से काफी ज्यादा है। ये अफसोस की बात है कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम्हारे पास हाई अचीवमेंट को प्राप्त करने का अवसर था। खैर, कोई बात नहीं, अब तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर जुन चैन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से चैन खून की उल्टी करने लगता है। तभी जुन उसके पास आकर उस पर काफी अटैक्स करता है। तभी मौका पाकर चैन जुन पर अटैक करता है, जिसको कि वो डॉज करता है। चैन जुन पर धूल से भरी एक बोरी फेंकता है। जुन जब उस बोरी को रोकता है तो हर तरफ धूल बिखर जाती है, जिसकी वजह से चैन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसका फायदा उठाकर चैन जुन पर जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। जुन खुद को संभालता है कि तभी चैन एक बार फिर धारदार हथियार से उसका गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन जुन उसके अटैक से बच जाता है। जुन देखता है कि चैन वहां से गायब हो गया है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। तभी उसे चैन छुपते हुए उसके पास आते हुए दिखाई देता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो चैन को पकड़ नहीं पाता। तभी चैन पीछे से आकर उस पर वार करता है, जिसको कि जुन रोक लेता है और चैन पर एक के बाद एक कई सारे पंच मारता है, जिसकी वजह से चैन दूर जाकर गिरता है और एक बार फिर खून की उल्टी करता है। ये देखकर जुन उससे कहता है, बच्चे, सड़क पर होने वाली लड़ाई में स्पीड तेज होना काफी जरूरी होता है। इतना कहकर वो चैन पर जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से चैन घरों की दीवारों को तोड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। जब जुन उसके पास जाता है तो धूल की वजह से वो चैन को देख नहीं पाता। तभी चैन उस पर जोरदार अटैक करते हुए उसके गले को काटने ही वाला था कि तभी जुन अपनी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकालकर चैन को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर गोल्डन कलर की अजीब सी बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जुन चौंक जाता है और अपनी और भी ज्यादा पावर्स का यूज कर जल्द से जल्द चैन को मारने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन स्पिरिट चैन को दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है, जिस वजह से चैन को काफी दर्द हो रहा था और वो दर्द से तड़प रहा था। ड्रैगन स्पिरिट
चैन को मारने ही वाली थी कि तभी कोई आकर समय को रोक देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।